बात नहीं कर रहा। मैं ये चाहूँगा कि किसी एक से बात करके अपने दिल का इत्मीनान कर लें। सो दिस टाइम राविया, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। बेटा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम राविया, सबकी आवाज़ आ रही है? गड़बड़ गड़बड़ की आवाज़ है भाई। मैं अपने डिवाइस का माइक जो है ना निकाल के रखी है, जाती हुई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना किसी और को ट्राई करूं। हमारी किस्मत मोटरसाइकिल आज नाम में देता मैं। तो अब्दुल्ला सलीम, क्या आपको मेरी अस्सलाम वालेकुम आवाज सर। यस आ सर, आ रही रही है। है? बेहतरीन हो गया काम। साबित हुआ कि मैं अकेले कमरे में नहीं हूँ, मेरे साथ और बहुत सारे बच्चे हैं। बहरहाल ओके, कम टू द पॉइंट। आप अभी हसनैन की क्लास हसनैन की क्लास लेके फारिग हो गए, और ये जो एक सिलसिला हमने शुरू कर दिया मेन क्लास के साथ, तो इसकी अहमियत को समझना है और ये समझना है कि इफ देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, जो एक छोटा सा फ्रेड बना आउट ऑफ ऑलमोस्ट 140 प्लस स्टूडेंट मेरी नॉर्मल क्लास में, उसके बाद अभी 35 प्लस आ गए। तो व्हाट इज द स्पेशल थिंग? तो भाई स्पेशल थिंग ये है कि आप में मौजूद है मेडिकल के वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो आखान कॉलेज के लिए, आखान यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर सकें। और खैर, अब क्या डरना, अब तो आप शक्ल भी आपकी नजर नहीं आ रही, जब आती थी जब भी डरता था। तो जो इसके पीछे असल कहानी है वो ये है कि हमें इस बात का अंदाजा है कि आप में से ज्यादातर बच्चे जो आगा खान कॉलेज की तैयारी के लिए, हमारे पास कोई 25 बच्चों की लिस्ट आ गई, दिलचस्पी रखते हैं। हकीकतन उनमें से शायद ही कोई दाखिला लेने के बावजूद भी वहाँ एडमिशन लेने की ख्वाहिश रखता हो, तो बड़े बहुत कम होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है द फाइनेंशियल बैरियर। तो अब किसी के साथ अगर ऐसा नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा इस बात की जोश और जज्बा है, तो फिर वो डेफिनेटली उसकी कोशिश भी बहुत करता है और फिर वो एडमिशन भी ले लेता है। लेकिन ऐसे बच्चे का, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो AKU के टेस्ट की प्रिपरेशन को इस सोच के तहत करते हैं कि उसका टेस्ट प्रिपेयर करने से हमें NTS का जो नॉर्मल टेस्ट है उसे तैयार करने के लिए बहुत अच्छी तैयारी मिल जाएगी। तो ये सिलसिला पिछले सालों तक बहुत मशहूर और मकबूल रहा है, और सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि आसान कॉलेज का टेस्ट MCAT के टेस्ट से बहुत पहले हो जाता है। यानी इस वक्त अगर नॉर्मल दिन चल रहे होते तो ये टेस्ट हो चुका, क्या होने वाला होता, ये अप्रैल मई में करवा लेते हैं। तो इस हिसाब से ये जो हमारे बच्चे हैं उनको ये होता है कि अगर देख लेते हैं हो गया अगर, तो हम फीस जमा कराएंगे, वेट कर लेंगे, या हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहरहाल जो एक इंटरेस्टेड बच्चा होता है वो रिलेटिवली काफी। दूसरी तरफ है हमारी इंजीनियरिंग वाले, उसमें खैर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं जो बच्चे इस क्लास में, लेकिन मेनली हम जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं वो है नर्स। तो अब ये जो नर्स वाले हैं, इधर ये मामला ऐसा नहीं है। और क्योंकि इसका कराची कैंपस भी है, इसका इस्लामाबाद कैंपस भी है, तो इसमें जब दाखिला हो जाता है तो डेफिनेटली बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चॉइस है। और इसमें हद ये भी है बहरहाल कि अगर इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखने वाले बच्चे हैं तो तादाद कम है ऐसी, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इसे एमडी पर भी प्रेफरेंस दे देते हैं। हालांकि मेरा पर्सनल ख्याल है कि if you are willing for engineering then है बेस्ट वन। लेकिन बहरहाल, तो इसका मतलब है ये जो नर्स वाले हैं ये तो उन लोगों में से नहीं है जो ये कहेंगे सैर करने आए हैं हो गया नहीं हुआ। लेकिन AKU में ऐसा है। अच्छा, अब क्यों, ये भी वजह हम बताते हैं आपको। इन दोनों यूनिवर्सिटीज को सेपरेट करने की जरूरत है, इनकी तैयारी को मतलब एक अलग क्लास में देखने की जरूरत है।
एक तो इनका पेपर पहले हो जाएगा। अच्छा, अब ये कुछ अनसर्टेनिटी इस साल है, लेकिन अब चूंकि कमिटमेंट हमारी थी और हम रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए हमने कहा फर्स्ट कर लें ये पेपर पहले ही हो जाए तो आपकी फायदा होगा, और अगर फर्स्ट कर लें ये और लेट हो जाए ये आपका फायदा है, आपको क्या जाता है, तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो हम दो वजूहत की बिना पर इसका ट्रैक अलग करते हैं। पहली वजह तो इस वक्त अनसर्टन है कि क्या इनका पेपर पहले होगा, क्योंकि अभी फौरी तौर पर जो इत्तलात आ रही हैं दोनों की डेट्स जो एक्चुअल डेट्स थी वो तो कैंसिल हो चुकी हैं, और AK वालों ने तो अपनी डेट सितंबर में अनाउंस कर दी है, विच इज स्टिल अनसर्टेन बिकॉज जो हालात हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता है। किरण नजर आती कहीं नहीं तो व्हाट्सोएवर, ये एक एस्पेक्ट था। और इस वक्त ये एस्पेक्ट हमारे लिए इसलिए भी अहम नहीं लगता है कि जो डेट इस वक्त AK वालों ने भी बता दी वो भी सितंबर में कहीं जाने जा रही है, वरना भी लगभग नहीं आएगा। तो इस हिसाब से अर्ली वाला जो एक टेंशन होती थी, जैसे मुझे याद है लास्ट ईयर अगर मुझे सही याद है तो AK वालों ने शायद जून में लिया था पेपर। और नॉर्मली जो पेपर खत्म हुए थे बच्चों के वो मई के मिड में हुए थे, उसके बाद उनके प्रैक्टिकल हो रहे थे, और उन्हीं दिनों हमने आसान स्कूल वालों की तैयारी इस तरह भी लपेट वसूल के करा दी थी। और मजेदार बात है हमारे पास जिन थोड़े से बच्चों ने तैयारी की थी उनमें एक दाखिला भी एक बच्ची का हो गया था है, जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पढ़ने वाले बच्चे रहते थे वो ठीक कर लेते हैं। तो इस वक्त जो इस क्लास का मेन मकसद मेरे लिए नज़र में है, जब टाइम बैरियर तो मेरे ख्याल में इतना नहीं रहा, वो असल बात मैं आपको इतनी बड़ी तमीज के बाद बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है इन दोनों की तैयारी में आर सिलेबस इज डिफरेंट। ये है सबसे ज़रूरी बात। पेपर सितंबर में होते हैं जैसे कि अनाउंस किए गए हैं, एक्सपेक्टेड है, या उसके भी आगे चले जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। ये वो फैक्टर है जो चेंज नहीं होता। यानी आपका सिलेबस जो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में, देखिए मेडिकल वालों में तो बड़ा आसान हो गया ना, उन्होंने कराची या सिंध के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जो ऑपरेट हो रहे हैं सिवाय खान वालों के, उन सबको उस NTS की झंडे तले जमा कर दिया है और उसी की बेस पर इम्तिहान होगा। जबकि और उसका सिलेबस जाहिर सी बात है वही है जो कराची बोर्ड का है, जो सिंध बोर्ड का है, कह लीजिए आप सिंध के तमाम बोर्ड में एक सिलेबस है वही। तो जब हम अपनी जो सिलेबस की किताब है जिसे आप पढ़कर आए हैं, हम जस्ट टॉकिंग टू इंस्पेक्टर केमिस्ट्री एट द मोमेंट, बाकी सब पे भी यही अप्लाई है, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा तो 19 चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर में और 11 सेकेंड ईयर में, ये हमारा टोटल सिलेबस है। इतनी सेंसिटिव है ये कहानी कि अगर ये जो MCAT वाला पेपर कराची में होता है NTS के नाम से, तो उसमें कोई सवाल ऐसा हल्का सा भी आ जाए जिसमें ये तासुर आ रहा हो कि इसका ये फैक्टर किताब में डिस्कस नहीं हुआ, हमारे बुक में नहीं है, तो सवाल कैंसिल हो जाता है। तो बिल्कुल इस मामले में बड़े सेंसिटिव है कि द सिलेबस इज सिंपलेक्स। तो हमें एक बहुत बेहतर लाइन मिल जाती है, हम तो किताब को फॉलो करते हैं, पढ़ाते हैं, और इधर उधर फायदा नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है। LAD वाले भी यही करते हैं, उनका तो है टेस्ट जिस अंदाज से उसका वेटेज है इतना ज्यादा सेंसिटिव भी नहीं होता, लेकिन वो भी सिलेबस को बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन अब नस्ट चूंकि ये इस्लामाबाद बेस्ड और आकाल वाले नेशनल समझते हैं, तो इसलिए उनका हिसाब किताब थोड़ा चेंज है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है भाई, आप अल्लाह करे अब ये हालात सही हो जाए तो अगले वालों के लिए होंगे, और वो ये है कि एक दफा कोशिश की गई थी आज से तकरीबन 10 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले 14 साल पहले, जब परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, कि पूरे पाकिस्तान में एक सिलेबस और बोर्ड बेशक जितने भी हो लेकिन सिलेबस ही। तो अब वो सिलेबस एक करने के चक्कर में उन्होंने एक किताब भी छाप दी, सब कुछ कर दिया, सारे सूबों ने मान लिया, सिंध ने उसको फॉलो डाल दिया, नहीं हम तो अपने वाले को फॉलो करेंगे। तो उस चक्कर में इस वक्त बाकी रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान ऑलमोस्ट फेडरल बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहा है, और फेडरल बोर्ड के सिलेबस में और इवन आसान के बोर्ड के सिलेबस में भी बहुत ज्यादा सिमिलर है। लेकिन सिंध वालों की जड़ इनकी मस्जिद थोड़ी अलग है, तो हमारा सिलेबस थोड़ा सा different है। और ये है वो वजह जिस वजह से हम यहाँ हैं। तो हमें असल में चूंकि हमारे पास अब टाइम है, अगर फर्स्ट कर लें हमारे पास टाइम ना होता, हम नॉर्मल रूटीन में होते, और हमें एक्सपेक्ट होता कि हमारा तो ये पेपर इन दोनों का जून जुलाई में नहीं आ रहा है और बहुत कम वक्त है और इस वक्त हम अपने पेपर की तैयारियों में लगे हुए हैं, ये नॉर्मल अगर होता तो उस वक्त हम क्या करते, या जब लास्ट ईयर तक हम करते रहे, हम सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करते थे जो इन दोनों में डिफरेंट है देन आर आर ओन बोर्ड। तो हम ये कहते थे कि जो हमारा टाइम कम है तो क्या करें, तो आपने अपने बोर्ड की तैयारी की है वो तो दादा की है, लेकिन जो डिफरेंट टॉपिक है वो तो आपने बिल्कुल
पढ़े ही नहीं हुए तो वो तो फिर वीआईपी टॉपिक है, उन्हें पढ़ाया जाए। तो सारी कहानी होती है, जितना टाइम होता है हम सिखा सकते हैं, जितना मीठा डाले उतना गुड़ वाला हिसाब है। तो अभी चूंकि वक्त है इसलिए हम दोनों बातें कर सकते हैं। हम अपने इंटर के सिलेबस को भी आराम से इंशाल्लाह खत्म करेंगे, और ये जो फ्लेवर इसमें और ऐड हो रहे हैं ये करने ही करने हैं। तो जो अब मेरा प्लान है इस वक्त, याद रहे, जस्ट स्टार्ट विद, हमने टोटल आपको हफ्ते में केमिस्ट्री की 3 सेशन थे, दो जो नॉर्मल एमकेट के साथ और ईकेट के साथ चल रहे हैं, और एक ये सेशन है। तो इसमें जहन में रहे कि इसकी वजह एक सबसे बड़ी ये है कि हमने ताज़ा ताज़ा एक ऑनलाइन का एक्सपीरियंस शुरू किया है, जो जिस तरह आपके लिए नया है हमारे लिए भी नया है। और हमें आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत भी होगी और हम इसमें और ज़्यादा फ्लेवर भी ऐड करेंगे, है ना। तो और फिर दूसरी चीज़, इसका रमज़ान चल रहा है, तो उम्मीद यही है कि हो सकता है ड्यूरिंग दी रमज़ान ही अगर हमारा फेस अच्छा हो गया, या फिर डेफिनेटली रमज़ान के बाद हम इन क्लासेस की तादाद को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये इतनी पे नहीं रही है, ठीक, एक बात। अच्छा, अब हमारी जो तरीका कार है ये है कि अम्माद भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों बेचारे आते भी लेट है, तो फौरन हाथ खड़ा कर देते हैं, ये गलत बात है, इतनी जल्दी जल्दी नहीं चलेगा भाई। हाँ भाई अम्माद, क्या मसला हो गया बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। ओए ओए, ये तुमने बड़ी प्यारी बात बताई, मैं इस आवाज का अभी इंतजाम करके इसे लाउड कर देता हूँ, ठीक है मेरा बेटा? ओके, देखिए मैंने शायद इसमें जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पंखे भी चल रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड अब नहीं आएगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। ओके, तो अब हमने अभी तक वैसे आपको अपनी तैयारी के सिलसिले में ही बात बताई है, सिलेबस की अभी कोई बात नहीं है, बस अब होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि भाई जो सिलेबस हमारा डिफरेंट है तो हम उसमें क्या करेंगे। देखिए, जब हम ये नॉर्मल एमकेट की तैयारी करते हैं तो इसमें एक बात ये आती है कि जो हमारी बुक है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है जी। कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस, हमारी नॉर्मल क्लासेस में हो रहा है फॉर केमिस्ट्री, इट इज फॉर संडे एंड मंडे को क्लासेस हो रही है, वो अपनी जगह पर हैं, वो चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर हमने ये फैसला किया, मैंने खुद, हर एक टीचर की अपनी सोच समझ है, उसके हिसाब से चल रहा है, तो मैंने ये फैसला किया कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड ईयर एंड इट्स ऑर्गेनिक हेयर। अच्छा, अब देखिए इसमें जो डबल एक्शन ब्राइड होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि हमारे पास, भूलते नहीं हैं हम किसी चीज़ को भी, जैसे ही हमने क्लासेस शुरू करना शुरू की तो कुछ खुफिया पैगामात हमें ऐसे मिले, खुफिया इसलिए कह रहा हूँ कि आई डोंट नो वो स्टूडेंट कौन था या थी, कि सर खुदा का वास्ता है आप जब एमटीएस शुरू करें तो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक से शुरू करें, फर्स्ट ईयर से ना करें। अल्लाह जाने बेचारे की बच्चा या बच्ची के दिल में क्या बात थी, लेकिन जाहिर सी बात है हम करते वही है जो हमारा दिल चाहता था, हमने फर्स्ट ईयर से शुरू किया। लेकिन जो मेरा ख्याल था वो ये था कि वो बेचारे ऑर्गेनिक फोबिया का शिकार हैं, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ मैं पढ़ा रहा था, तो जब ये सिलसिला मुनक़ता हुआ था तो कुछ सेक्शंस में हम ऑर्गेनिक पूरी ख़त्म करा चुके थे और कुछ में छोटी सी चुटपुट सी रहती थी। लेकिन असल ख़तरनाक बात ये थी कि वो पढ़ाई गई थी, एग्जामिन नहीं हुई थी इतने अच्छे तरीके से, तो शायद इस वजह से वो बच्चे घबराए हुए थे। तो हमने इसका एक इलाज ये निकाला कि फर्स्ट ईयर का करना हमारे कुछ हिसाब से ज़रूरी था, लेकिन अब अगर हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो इसके दो फायदे हैं। जहन में रहे, जब हम यहाँ ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हम अपने कराची बोर्ड के सिलेबस प्लस वो एक्स्ट्रा टॉपिक जो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमें करने हैं वो दोनों ऐड किए जाएंगे, ठीक हो गई बात। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी ऑर्गेनिक भी ख़त्म हो चुकी होगी और हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी साथ साथ चल रहे होंगे। अच्छा, फिर अगर फ़र्ज़ कर लीजिए जो हमारे नॉर्मल क्लासेस में है उसमें भी हम जब बारी आएगी तो ऑर्गेनिक दोबारा पढ़ेंगे, उस वक्त हो सकता है इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स हो चुके हों, तो इसलिए इन वाले बच्चों को भी कोई टेंशन नहीं होगी, और जो चाहेंगे कि हम दोबारा ऑर्गेनिक पढ़ें वो नॉर्मल क्लास के साथ फिर से भी ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, तो दो दो दफ़ा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये एक छोटा सा फ़ायदा हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक के वो टॉपिक जो इंटर कराची बोर्ड के हैं और जो
फेडरल और एके बोर्ड के हैं वो भी पढ़ेंगे, और साथ साथ एक काम और करेंगे। वो काम ये होगा कि ये जो फर्स्ट ईयर हमारी नॉर्मल क्लासेस में चल रही है, ये तो अभी पहला चैप्टर हो रहा है, इस पहले चैप्टर में जो कुछ अभी आप पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन का, ये तो दोनों बोर्ड्स में बहुत ही इसी तरह है जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं। अलबत्ता एक आधी चीज़ ऐसी है जो आखान और नस्ट वालों के लिए फर्स्ट चैप्टर में भी एक्स्ट्रा है, इन द फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर। तो वो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर का जो जो टॉपिक अपनी नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते जाएंगे, उसमें जहाँ जहाँ ऐसे टॉपिक आएंगे जो कि एक्स्ट्रा हैं, तो वो हम इस क्लास में ऑर्गेनिक के बीच बीच में उसका फ्लेवर भी ऐड करते रहेंगे। ठीक हो गई बात। अब इस तरह से करने के बाद आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम चूँकि बहुत ज़्यादा इस बात पे संजीदा हैं कि वो बच्चे जो ख़ास तौर पर इस तरह AKU की तैयारी कर रहे हैं और नर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो ऑर्डिनरी बच्चे तो नहीं होने चाहिए। तो उनको भी ये साबित करना होगा कि दे शुड शो सम एक्स्ट्रा एफर्ट, और उसका एक तरीका ये है कि इसी साल कुछ दिनों पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, इसलिए आज तो पहली क्लास हम जो कुछ बताएंगे दैट्स व्हाट इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे सेकेंड ईयर के हिसाब से चैप्टर 6 का होगा। लेकिन अब आप कोशिश ये करेंगे कि उस सीक्वेंस को खुद से पढ़ के रखेंगे टिल माई नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि जो कुछ हमारी नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है जो हमने इंटर में पढ़ा है, उसमें पेस थोड़ा फास्ट रखा जाए, दो बातों की वजह से। एक इस बात की वजह से कि ये ताज़ा ताज़ा अभी पढ़ा है, और एक इस बात की भी वजह से कि इसमें फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो है, न्यूमेरिकल्स नहीं है। मैंने बहुत शुरू में पहले लेक्चर में ही कहा था, इस किस्म की तैयारी में अगर टीचर का इनपुट कहीं सबसे ज़्यादा है तो वो न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन है। लेकिन अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ वो फैक्चुअल बातें जो याद रखने वाली और इंफॉर्मेटिव नॉलेज थी वो भी मैं बार बार आपको पढ़ाकर अपना और आपका मजाक करूँ, तो ये ज्यादती की बात है। तो इसमें उस वक्त को अगर हम किसी और अच्छे टॉपिक में यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और मेरा दिल यही होगा कि हम इन नॉर्मल टॉपिक्स को तो ऐसे ही पढ़ेंगे, और जो टॉपिक आपने सिरे से पढ़े ही नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई ABC है, लग पता जाएगा जब आप सुनेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो उसमें तो आप चाहेंगे कि वो तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा पढ़ा होगा, उसमें ये थोड़ी होगा कि वो रिवीजन है। तो आप तो चाहेंगे कि सर किसी भी तरह आप हमें इस टॉपिक में जितनी जितनी ज़्यादा तफसीलात से बता सकते हैं उतनी ज़्यादा तफसीलात से बताइए। तो दैट इज़ व्हाट वी इंशाल्लाह विल डू। ठीक है। अच्छा, अब ये बात मेरे ख्याल में हो सकता है पहले ही लेक्चर में हो चुकी हो, लेकिन आई एम जस्ट क्विकली इसको मैं निकालूं। पहली बात, आखान यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ये समझ लें कि उनका जो सिलेबस है वो आखान बोर्ड वाला सिलेबस है, ठीक है ना। तो वो सिलेबस अगर ज़रूरत तो खैर नहीं है, जाहिर बात है हम सब वही पढ़ाएंगे, लेकिन अगर मुनासिब लगा तो हम आपके ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, लंबा सा डॉक्यूमेंट है, पढ़ लीजिएगा ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कौन कौन सी चीज़ें सेम और कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट है। और नस्ट वालों का फेडरल बोर्ड वाला सिलेबस होता है, और फेडरल बोर्ड और आसान जैसा कि मैंने कहा उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन उनकी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं, और कराची वाले थोड़े से उससे कम है। तो अब इसमें ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि सिंध बोर्ड वालों ने जो पढ़ा है वो कम ही है, नहीं, वो इस तरह है कि कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कराची बोर्ड में हैं मगर इनमें नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो इनमें हैं और कराची बोर्ड में नहीं है। लेकिन अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है फर्स्ट कर लें आसान की भी और नॉर्मल MCAT की भी, NED की भी और नर्स की, तो उसे तो दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ये है हिसाब किताब। तो अब सबसे पहली चीज़, हमारा जो आखान यूनिवर्सिटी वाला खासतौर पर पैटर्न है उसमें एक बताया गया होगा 20-20-20 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के MCQs होते हैं, और उसके बाद एक रीजनिंग के 30-30 दो सेक्शन हैं, एक मैथमेटिकल रीजनिंग है और एक साइंटिफिक रीजनिंग है। ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जो आखान के पेपर में होता है। सिलेबस तो ऑलमोस्ट नस्ट और इनका एक जैसा, लेकिन पैटर्न के हिसाब से ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है। रीजनिंग में ये कॉम्प्रीहेंशन टाइप की चीज़ें करते हैं, एक पैराग्राफ लिख के देते हैं और उस पैराग्राफ पर बेस करते हुए आपने आंसर देने होते हैं। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, यानी इसमें साइंटिफिक रीजनिंग में भी याद रहे कि वो जो पैरा आपको लिख कर दिया जाएगा जवाब उसी में होगा, और वो किसी साइंस के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी किसी के भी टॉपिक से, ऐसे टॉपिक से रेलेवेंट भी हो सकता है जो जिंदगी में कभी आपने सुना पढ़ा भी ना हो। तो इसलिए इसका मतलब है उसका ताल्लुक हमारे सिलेबस की तैयारियों से नहीं है, उसका ताल्लुक हमारी स्किल से है, तो हम उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे। वो एक अलग कहानी है। अलबत्ता आखान के पेपर में एक और भी कहानी होती है, और वो ये कि उसके क्वेश्चंस के अंदर भी छोटी छोटी कॉम्प्रीहेंशन होती हैं। वो एक पैराग्राफ बनाकर कुछ नॉलेज सिलेबस का ही कुछ एक्सट्रैक्ट देते हैं और फिर उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ये
तरीके इस लिहाज थोड़े से डिफरेंट हैं, तो हम इंशाल्लाह अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं तो हर बात को कवर करेंगे। अभी फौरी तौर पर अब ये जो मैंने तकरीबन 20 मिनट आपको इन सारी बातों में लगा दिए, अब मैं चाहता हूँ कि मैं फौरी तौर पर अपनी कहानी पर आ जाऊँ। दिस इज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। अब चूंकि हम में से किसी के भी पास मेरा नहीं ख्याल कि इनकी टेक्स्ट बुक होगी, इसलिए उनके चैप्टर्स के नंबर और नाम लेने के बजाय हम अपनी किताब के चैप्टर्स के नंबर से काम चलाते हैं, और जहाँ एक्स्ट्रा टॉपिक आएंगे वो ऐसी बात इसमें ऐड कर देंगे। तो अब आप सबको याद है चैप्टर नंबर 6 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई थी, जिसमें जो काम की बातें थी वो ये थी कि हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और किन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने खास तौर पर एक बड़ा टॉपिक डिस्कस किया था, वो था नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉसिल फ्यूल यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हम किस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। फिर होमोलोगस सीरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप एंड आइसोमेरिज्म, ये वो टॉपिक्स की आउटलाइन थी जो पूरी इस चैप्टर के अंदर थी, और एज इट इज यही आखान वुड और नस्म में भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ आ रहा है? चेंज यहाँ आ रहा है इसी चैप्टर में। ऑफ कोर्स मैं उसको अलग से बताना चाह रहा था, द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब अच्छी बात यह है कि जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर कराची बोर्ड वाले करते हैं, उतने ही आखान और नस वाले भी करते हैं। तो ये वो सब कुछ हमें यहाँ इसमें देखना होगा। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा में इन्होंने हमें फंसाया है इस जगह पर कि आइसोमेरिज्म के टॉपिक में। अब अगर हम में से बच्चे, जिनको मैंने लास्ट लेक्चर में भी खास तौर पे कहा था कि मैंने यूट्यूब चैनल पर अभी कल ही 4 लेक्चर्स केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से रेलेवेंट ऐड किए हैं, और उसमें खास तौर पर जो आखिरी है नंबर 4, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा तस्करा किया था, जो कि पूरी किताब में हमारी सिंध बोर्ड की नहीं है, बस वही है थोड़ा सा, और वो आखान में भी और नश में भी ऐसे टॉपिक है। तो इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा चीज़ हमें करनी होगी इस चैप्टर में वो ये होगी कि हम नॉर्मल आइसोमेरिज्म, जिसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, वो तो पढ़ के आए हैं, वो तो हमें आना ही चाहिए, उसको तो हम रिवाइज करेंगे, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम बिल्कुल नए सिरे से पढ़ेंगे, ये हमें नहीं पता। तो ये एक टॉपिक है जो इस चैप्टर का एक्स्ट्रा होगा, जो हमने नहीं पढ़ा। हम चाहेंगे पहले वो चीज़ें जो कॉमन है, जो हम पढ़ भी चुके हैं, हमें आती नहीं है, उन्हें ज़रा जल्दी से निकालें, और फिर इस पर थोड़ा तवज्जो दे देंगे। तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बात, हम में से हर एक को पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पुरानी डेफिनेशन में था कि ऑर्गेनिक का लफ्ज़ ऑर्गेनिज्म से निकला है, और इसका मतलब है स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स इन लिविंग थिंग्स। ये पुरानी डेफिनेशन थी जो वाइटल फोर्स थ्योरी पर बेस करती थी, जिसके मुताबिक हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सोर्स की बुनियाद पर डिफाइन करता था, यानी ये कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से। तो ये पुराने ज़माने में कहानी सोर्स की बेस पर भी की गई कि कंपाउंड्स किस जगह से मिलेंगे, उसकी बुनियाद पर दो केमिस्ट्रियाँ बना दी गई। फिर प्लस ये कहा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस लिहाज से डिफरेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिलते हैं वो इंसान खुद नहीं बना सकता, उन्हें बनाने में कोई पुरस्कार सी वाइटल फोर्स इन्वॉल्व होती है। तो यू कैन नॉट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबॉर्ट्री बाय नॉन लिविंग मैटर। तो आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बना सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बना सकते। लेकिन ये ख्याल गलत था, और हम सबको पता है कि जब एक्सीडेंटली, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है, एक्सीडेंटली वोहलर एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो था यूरिया, जिसे लैब में बनाया। ये बात अक्सर पूछते हैं, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब वाज यूरिया, और ये वोहलर नामी साइंटिस्ट ने बनाया था, जिससे ये प्रोसेस गलत हुआ, क्योंकि यूरिया बनाया गया था दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से। इस तरह ये बात साबित हो गई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं, और ऐसा कोई बैरियर नहीं है जो हमने अपने ऊपर सवाल किया हुआ है। तो अब न्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर ये बात तो रही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, लेकिन अब हो गया लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते हैं, और आप उन्हें नॉन लिविंग थिंग से भी हासिल कर सकते हैं। तो फिर अब खास बात क्या रह गई? अब तो ऐसा लग रहा है दोनों केमिस्ट्रियाँ मिल गई। हमने कहा मिल तो गई, लेकिन अब खास बात ये हुई
कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक जबरदस्त फीचर थी, और वो फीचर ये थी कि दे ऑल कंटेन कार्बन एज ए नेसेसरी एलिमेंट. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ये है सबसे मुख्तसर और सबसे प्रीसाइज डेफिनेशन, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड. अच्छा, अब इसमें हम सबको याद आएगा थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि कार्बन के कुछ कंपाउंड जो प्योरली इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हासिल होते थे वो ऑर्गेनिक का हिस्सा नहीं है. जैसा हम पढ़ते भी हैं, सोडियम कार्बोनेट अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस से हमने बनाया था, उसमें कार्बन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, ये सारे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स, ये ऑर्गेनिक में शामिल नहीं है. लेकिन हम इस एक्सेप्शन को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते. इसकी वजह ये है कि जब मैंने आपसे कहा कार्बन कंपाउंड, तो दुनिया में आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करीब करीब 20 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं. ये उससे ज़्यादा हैं. मैं जो तादाद बता रहा हूँ ये कुछ अर्से पहले की फिगर है जो मैंने पढ़ी थी, तकरीबन 2010 की. तो अब ये तो मेरे हिसाब से 25-30 करोड़ हो चुके होंगे. तो ये जो 20 करोड़ कंपाउंड टोटल दुनिया में मौजूद हैं, इनमें से 99% कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है, और मुश्किल से 1% से भी कम इनऑर्गेनिक. तो डोमिनेटिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तकरीबन 20 करोड़ के करीब हैं, सारे कार्बन के कंपाउंड हैं. ठीक है. अब जो इनऑर्गेनिक में कार्बन के कंपाउंड हैं उनकी तादाद कितनी है? चंद 100. हजार भी नहीं कह रहा हूँ, चंद 100. तो मुझे बताइए, किसी आदमी के पास 20 करोड़ रुपए हों और आप उससे 1000 रुपए ले लें, तो क्या वो कभी ये बताएगा आपसे कि मेरे पास इस वक्त 19 करोड़ 99 लाख और 99,999 हजार रुपए मौजूद हैं? वो उस 1000 को लिफ्ट कराएगा जो कम होगा? इतना माइनस सा एक्सेप्शन है, तो उसे पूछने बताने की जरूरत ही नहीं है. इसलिए हम अमूमन जब ये कहते हैं फॉर अ क्लास लाइक दिस, जब हम सेकेंडरी पढ़ चुके, दिस इज परफेक्ट डेफिनेशन. हाँ, अपनी दिल में कह लीजिए, तफसीलात में याद रखेंगे, हाँ कुछ ऐसे कंपाउंड हैं कार्बन के जो इनऑर्गेनिक समझे जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग सोर्सेज से ताल्लुक रखते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि नाउअडेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो खूबियों से पहचाने जाएंगे. नंबर 1, दे शुड बी कार्बन कंपाउंड्स, and they should have directly or indirectly derived from living things. So दो बातें बहुत जरूरी हैं. एक कंपाउंड कार्बन का है मगर उसका लिविंग थिंग से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, वो ऑर्गेनिक नहीं होगा. और उसमें शामिल है ये कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फला बाइकार्बोनेट, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं. चंद 100, कोई बहुत ज्यादा नहीं है. लेकिन ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनका लिविंग थिंग से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, प्योरली इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हासिल होते हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक के लिए दो बातों की जरूरत है. पहली बात, कार्बन जरूर हो, और दूसरी बात, वो किसी ना किसी लिविंग थिंग से या तो डायरेक्टली हासिल हुआ है या लिविंग थिंग से हासिल होने वाली किसी कंपाउंड को की मदद से बनाया गया है, यानी उनका डेरिवेटिव. अब किसी बच्चे के दिमाग में ये शैतानी ख्याल आ जाए, अच्छा सर फर्स्ट कर कंपाउंड लिविंग थिंग से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें मिलता है लेकिन उसमें कार्बन नहीं है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं. ठीक है. सो हर वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स से में मौजूद है या उनसे हासिल किया जाता है, वो कार्बन ही का कंपाउंड होता है. इसलिए ये शर्त नंबर 2 लगाई गई. पहली शर्त कार्बन का कंपाउंड हो, दूसरी शर्त उसका लिविंग थिंग से कोई ना कोई ताल्लुक हो, देन इट इज ऑर्गेनिक. और तादाद कहाँ पहुंची हुई है? करोड़ों में, 20 करोड़ से ऊपर चली गई है ये तादाद. मोर देन 200 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाउअडेज इन आवर वर्ल्ड. और फिर हमने इसकी खास तौर पर जैसी ये बातें कही जाती हैं, डेफिनेशन आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर और भी ज़्यादा मॉडिफाई होती है, और वो इस तरह होती है कि कार्बन के कंपाउंड्स कह रहे हैं आप, और कंपाउंड का मतलब है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन. तो कार्बन के साथ यकीनन कोई और एलिमेंट भी होगा. तो कार्बन अकेला तो कंपाउंड नहीं बना रहा है ना, तो कौन होंगे वो एलिमेंट? तो ऐसा ख्याल आया जब ये 20 करोड़ कंपाउंड बना रहा है तो शायद ये बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट के साथ जाकर कंपाउंड बना लेता होगा. तो ऐसा भी नहीं है, बड़ा ही नफीला है. इसके साथ सारे एलिमेंट्स नहीं मिल सकते. ये हाइड्रोजन नहीं है जो पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स के साथ बाइनरी कंपाउंड बना लेता है. तो बड़ा ही सिलेक्टेड है, तो हर एक से दुआ सलाम भी नहीं करता है. तो वो एलिमेंट जो कार्बन के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मशहूर है हाइड्रोजन.
तकरीबन 99% कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन लाजमन होता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन की से मिलकर बने हो या उनकी मदद से बनाए जाए। गोया हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं। ये इन जनरल इसलिए सही है कि ऑलमोस्ट ऐसा सही है, लेकिन जो प्रिसाइज बात है वो ये है कि कार्बन 100% ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाजमी मौजूद होता है, हाइड्रोजन अलबत्ता कभी कभी नहीं भी होता, यानी हाइड्रोजन की प्रेजेंस एसेंशियल नहीं है। इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज प्रेजेंट बट नॉट एब्सोल्युटली इन एवरी कंपाउंड। एक बहुत मशहूर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हमें याद है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इट्स प्योरली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोजन तकरीबन 99% कार्बन का पार्टनर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त पार्टनर हो गया। हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा पार्टनर है वो है ऑक्सीजन, उसके बाद है हेलोजेंस, और हेलोजेंस में याद रहे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये चारों शामिल होते हैं। तो ये सबसे कॉमन पार्टनर है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है उसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये कुछ मेजर एलिमेंट है। इसमें भी फॉस्फोरस का मामला बड़ा कम है, नाइट्रोजन सल्फर फिर भी कुछ कंसीडरेबल है, लेकिन इवन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़े बाहर चले जाते हैं। हम जैसा हमने जो सिलेबस पढ़ा है नॉर्मल इंटर बोर्ड में, उसमें हमने उन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर फोकस किया जो इस कैटेगरी से हैं, जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन है। नाइट्रोजन का तस्करा हमने किया है, बस सिर्फ नाम की हद तक एक अमाइंस को थोड़ा सा पढ़ा था, दैट्स इट। और ये जो आखान बोर्ड और नस्ब वाले हैं, इनका और हमका थोड़ा सा फर्क ये है कि ये अमाइंस के रिएक्शंस भी पढ़ते हैं। हमने सिर्फ नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइंस को नॉमेनक्लेचर की हद तक पढ़ा था, तो अब जो एक्स्ट्रा चीज होगी वो इनके रिएक्शंस भी पढ़ते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अमाइंस के। नाइट्रोजन के बेशुमार फंक्शनल ग्रुप हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हैं कि उनको दोनों में से किसी जगह पर भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं। जबकि सल्फर और फॉस्फोरस के कहीं इक्का दुक्का जगह पे नाम आ गए तो आ गए, अदरवाइज इनकी केमिस्ट्री भी हमारे स्कोप से बियॉन्ड है। इसका मतलब हमारा मेन फोकस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन पर रहेगा और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन तक हम जाएंगे। तो क्या इनके अलावा कोई एलिमेंट ऑर्गेनिक में नहीं होता? होते हैं, जैसे आपने देखा कि कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाता था तो उसमें सोडियम भी आ जाता था। तो देर आर फ्यू मोर एलिमेंट जो बहुत ही माइनर या ट्रेस अमाउंट में होते हैं, इसलिए उनका तस्करा इस तरह से जनरल इंट्रोडक्शन में नहीं किया जाता। तो ये है वो मेन के बाद जो केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी दास्तान समेट कर आपके हाथ में रखेंगे। सवाल नंबर 1 बना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कार्बन में ऐसी क्या खूबी है कि वो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है, और अगर ये खूबी कार्बन में है तो औरों में क्यों नहीं है, बाकी क्यों नहीं बना सकते? तो उस खूबी का नाम क्विकली हम आपको याद दिला रहे हैं, कैटिनेशन, जिसको हमने कहा था एबिलिटी ऑफ कार्बन, बल्कि कार्बन का नाम अभी नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए एबिलिटी ऑफ नॉन मेटल टू फॉर्म bonds with its own atom in the form of chains of different shapes। याद होगा हमें कि ये नॉन मेटल एलिमेंट्स की एक खूबी है जिसके वजह से वो अपने ही एटम्स के साथ मिलकर एटम्स की जंजीरें बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं, और वो भी अलग अलग शेप्स की। इस खूबी को कैटिनेशन कहते हैं, और ये खूबी सिर्फ नॉन मेटल्स में है, यानी मेटल के अंदर ये खूबी नहीं है कि दो मेटल आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक मॉलिक्यूल बना दें जिसे आप लिखें Na2। ये चीज मेटल्स में, मेटल्स के एटम आपस में मिलते हैं मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू और एक कंटिन्यूस शीट ऑफ एटम्स बना देते हैं, इसमें कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो मेटल मेटल के साथ मिलकर इस तरह से मॉलिक्यूल या कैटिनेशन नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने जब चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन पढ़ा था, अगर हम सबको याद है, तो एक पॉइंट लिखा था, व्हाई हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1A, कि हाइड्रोजन की खूबी है कि दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि मेटल मेटल के साथ मिलकर ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है ये खूबी के एक एटम अपने ही एटम के साथ बॉन्डिंग करे, ये कोवलेंट बॉन्डिंग में मुमकिन है, ना मेटालिक बॉन्डिंग में मुमकिन है, ना आयनिक बॉन्डिंग में मुमकिन है। तो अब सारे नॉन मेटल ऐसा कर सकते हैं, तो व्हाई कार्बन इज स्पेशल? नॉन मेटल तो अच्छे खासे हैं, तो अब आपको याद दिलाते हैं।
कि जैसे ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसी तरह हैलोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी क्लोरीन के साथ मिलकर Cl2 बनाता है, ये भी छोटे पैमाने पे कैटिनेशन है। लेकिन ये छोटे पैमाने पे इसलिए है कि जिस एटम की वैलेंसी 1 हो वो सिर्फ एक ही एटम के साथ बॉन्ड बनाकर ज्यादा डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाएगा, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है और बाकी हैलोजेंस बनाते हैं। इसका मतलब है जिस नॉन मेटल की वैलेंसी 1 हो उसकी कैटिनेशन इंतहाई मामूली नौयत की होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। और आपने अभी अभी कहा एटम्स की जंजीरें बनेंगी, जंजीर बनाने के लिए जरूरी है, फर्ज करें एक एटम हो ए नॉन मेटल, वो एटम्स की जंजीर बनाए तो बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक कंटिन्यूस चेन की सूरत में कनेक्ट होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो एलिमेंट हो, जैसा कि इस वक्त ये ए है, तो ये दो जगह से बॉन्डिंग कर रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों जगह से। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कम से कम 2 होनी चाहिए। तो अब जिस नॉन मेटल की वैलेंसी 1 है वो तो ये काम कर ही नहीं सकते, तो हाइड्रोजन और हाइलोजन जैसे नॉन मेटल आउट हो गए। नोबेल गैसेस की तो वैलेंसी नहीं होती, वो भी आउट हो गए। तो माशाल्लाह से इतने सारे नॉन मेटल तो आपने ऐसे फारिग कर दिए। ग्रुप 6 के नॉन मेटल जो ऑक्सीजन और सल्फर है उनकी वैलेंसी 2 होती है। तो यस दे कैन डू दी कैटिनेशन। किस तरह के ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से आप एक मशहूर चीज जानते हैं, ये 3 ऑक्सीजन आपस में ट्राइंगल की सूरत में मिलते हैं और ये है एक सस्पेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ O3। यानी कुछ लोग इसे O3 का स्ट्रक्चर मानते हैं, कुछ लोग इस पर बहस करते हैं। बहरहाल ये चूंकि अंडर डिबेट है, लेकिन ये O3 का एक सजेस्टेड स्ट्रक्चर है। इसी तरह आपने अपने सिलेबस में पढ़ रखा है, आपको याद होगा एक ऑक्सीजन का छोड़ के ग्रुप में ऑक्सीजन के नीचे जो दूसरा नॉन मेटल है वो सल्फर है। सल्फर बनाता है S8 मॉलिक्यूल, और S8 मॉलिक्यूल सल्फर के एलोट्रॉप्स के टॉपिक में आई थी ये बात कि इसमें सल्फर के 8 एटम जिगजैग अंदाज से और सर्किल के अंदाज से मिलते हैं और इस तरह से यू मिले हुए होते हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली अनदर एग्जांपल ऑफ कैटिनेशन, जिसमें 8 सल्फर के एटम से कितने खूबसूरत अंदाज से एक साइक्लिक चेन बना दी है। तो इतनी सी खूबी नॉन मेटल्स में मौजूद है। लेकिन अब दूसरा डिसएडवांटेज, जब किसी एलिमेंट की वैलेंसी 2 होती है तो वो 2 वैलेंसी को यूज करके अपने आप को चेन में इस तरह से कन्वर्ट कर लेता है। अब उसके तमाम बॉन्ड चेन बनाने में खर्च हो गए, तो कंपाउंड बनाने के लिए उसे किसी और एलिमेंट से भी तो बॉन्ड बनाना होगा, उसकी तो गुंजाइश ही नहीं बची। तो आपको एकदम से ख्याल आया सर ऐसा है, आप वो नॉन मेटल पिक कीजिए जिसकी वैलेंसी 3 हो, 2 वैलेंसी से चेन बनाएगा, तीसरी वैलेंसी से किसी से बॉन्डिंग कर लेगा। क्या बात हो गई। तो मैं फौरन कहूंगा, तो जब आपको ये अंदाजा हो गया कि वैलेंसी कैटिनेशन को प्रमोट कर रही है, तो फिर 3 पे आके क्यों रुक रहे हो, फिर डायरेक्ट बोलो ना, जिसकी वैलेंसी 4 हो वो तो 3 से भी आगे चला जाएगा, उसमें तो कैटिनेशन मैक्सिमम होगी। तो फिर एकदम से आपको याद आएगा कि नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा वैलेंसी 4 है और वो ग्रुप 4 के नॉन मेटल्स की है, और उनमें शामिल है कार्बन और सिलिकॉन। ये दो वो नॉन मेटल हैं जिनकी वैलेंसी 4 है। और इस हिसाब से जो बातें मैंने अब तक कही हैं, इस हिसाब से इन दोनों की कैटिनेशन मस्त होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो अब ग्रुप 3 जिनकी वैलेंसी 3 है उसमें बोरॉन शामिल है, उसमें नाइट्रोजन शामिल है, वो भी कैटिनेशन शो करते हैं और इस वजह से उनके भी कंपाउंड्स में तादाद थोड़ी सी एबनॉर्मल होती है, लेकिन बहरहाल वो कार्बन से मैच नहीं कर सकती। बट व्हाट अबाउट सिलिकॉन, हमने इसे तो कभी नहीं सुना है। तो पहली बात ये, इन दोनों में कैटिनेशन की एबिलिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है। कार्बन को छोटा सा एडवांटेज ये है कि कार्बन साइज के एतबार से छोटा है, तो छोटे साइज के होने की वजह से इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, इसलिए कार्बन अपनी चेन्स को ज्यादा मजबूती से होल्ड कर सकता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। लेकिन ये फर्क इंतहाई मामूली नौयत का है, इससे 19-20 का फर्क पड़ेगा। यानी अगर कार्बन 20 करोड़ कंपाउंड बना रहा है तो फिर सिलिकॉन को 19 बनाने चाहिए। और हकीकत ये है कि सिलिकॉन के कंपाउंड्स 19 करोड़ तो क्या 19,000 भी नहीं है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी, आपकी सारी बातें गलत होंगी, हमने कहा गलत नहीं हुई है। अब असल बात सुनिए, इन दोनों में कैटिनेशन की एक जैसी एबिलिटी है। जितनी कार्बन ने कैटिनेशन करके इतने सारे कंपाउंड बना दिए, उतने ही सिलिकॉन भी बना सकता है। लेकिन अब फर्क इस वजह से है कि कार्बन के कंपाउंड हमें बने बनाए दुनिया में मिल गए हैं। लिविंग थिंग्स की सूरत में अल्लाह ताला ने तमाम लिविंग थिंग्स के अंदर कार्बन के इन्हीं कंपाउंड्स को भर दिया है। तो इन 19 करोड़ में से समझो आधे तो हमें बने बनाए दुनिया में इन लिविंग थिंग्स की वजह से मिल गए, और फिर उनको हमने थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करके वो हमारे पास इतना बड़ा रॉ मटेरियल मिल गया, उसको थोड़ा से उस पर वर्किंग करके हमने बाकी सिंथेसाइज कर लिए। तो हमारे लिए कार्बन में वर्किंग बड़ी आसान थी, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग मटेरियल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अवेलेबल था। सिलिकॉन में ऐसा नहीं था, यहाँ हमें समझिए जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा था। तो अभी मुश्किल से 30-35 साल तो हुए हैं जब हम कार्बन की केमिस्ट्री पर ऐसा होल्ड करने में कामयाब हुए हैं कि हमें ये सारी बातें समझ में आई हैं।
तो अब हमने इस हिसाब से सिलिकॉन पर काम करना शुरू किया और पिछले 15-20 सालों में सिलिकॉन के कंपाउंड्स में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। हमने उसकी कैटिनेशन पे कंट्रोल हासिल करना शुरू किया है और भांत-भांत के ज़बरदस्त कंपाउंड बनाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही और आपके पोते नवासे भी केमिस्ट्री पढ़े तो हम उनको बता रहे होंगे कि केमिस्ट्री 3 हो गई हैं, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक सिलिकॉन केमिस्ट्री बिकॉज़ ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अवेलेबल कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। तो ये फ्यूचर की कहानी होगी। लेकिन फिलहाल अब फोकस हो गया कार्बन, कैटिनेशन की वजह से इसके कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अब 2 अप्रोचेज़ हैं। हम जब अमूमन थ्योरी में पढ़ा करते थे तो यहाँ से हम फ़ौरन ये कहते थे ओके पहला फोकस ये करते हैं कि जितने सारे कंपाउंड कार्बन के उनके नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हैं और फिर हम बाकी थ्योरी पढ़ते थे। यहाँ हम चाहते हैं कि नॉमेनक्लेचर को चूँकि मैंने आइसोमेरिज्म के साथ नत्थी करके बड़ी तफसील से पढ़ना भी है और उसमें ख्वाहिश है कि चूँकि वो सब आपका पढ़ा हुआ है तो आपकी ज़िम्मे भी कुछ लगाऊँ। इसलिए मैं यहाँ से इस बात की तरफ जा रहा हूँ कि हम किताबी की सीक्वेंस में चलें और कहें कि अब बात करते हैं व्हाट आर दी नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये भी मैंने कहा ना कि कार्बन को ये एडवांटेज है कि कार्बन जो है उसके ज़्यादातर कंपाउंड हमें लिविंग थिंग से बने बनाए मिल गए जिसकी वजह से उनके तादाद को बढ़ाने में हमें काफ़ी हेल्प मिली क्योंकि कुछ तो हमें बने बनाए मिल गए और बाकी हमने उन्हीं को थोड़ा थोड़ा सा उन पर काम किया और नए नए कंपाउंड बनते चले गए। तो इसलिए हमारे पास तादाद बढ़ गई। तो हम चाहते हैं हमें बताएं वो कौन से सोर्सेज थे जिसने आपको इतना हेल्प किया। तो सिर्फ लिविंग नहीं थे, नॉन लिविंग भी थे। ये अजीब सी बात हो गई। अभी तो आपने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिविंग थिंग से ताल्लुक होना बड़ा ज़रूरी है, फिर ये नॉन लिविंग कहाँ से आ गया? अब ज़रा पूरी कहानी जल्दी-जल्दी सुन लेते हैं। नेचुरल सोर्सेज जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बताते हैं तो हम कहते हैं ये 2 बड़े सोर्सेज हैं। एक लिविंग सोर्सेज जो कि ऑब्वियस है, उन्हीं से तो सारी कहानी चल रही है। लिविंग सोर्सेज में शामिल हैं प्लांट्स प्लांट्स और एनिमल्स और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंसान एनिमल्स के अंदर ही आ जाता है, इसलिए उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं। तो पौधे और जानवरों में जितने भी कंपाउंड हैं सारे ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड हैं, इसलिए ये तो सबसे बड़ा सोर्स डे वन से हमारे पास है ही। जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज किया था उसमें एक फैक्ट ये था कि हमने इसे लेबॉर्ट्री में खुद बनाया है और दूसरा फैक्ट ये है कि हमें एक्सप्लोर हुए कुछ ऐसे सोर्सेज जो बज़ाहिर नॉन लिविंग थे। तो हमने नॉन लिविंग चीज़ों से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिपॉजिट्स हासिल करने शुरू किए और वो नॉन लिविंग सोर्सेज में शामिल थे नेचुरल गैस, कोक, कोल और पेट्रोलियम। अब पहली बात तो ये सब जाने पहचाने हैं, आप भी जानते हैं, सारे हमारे फ्यूल हैं। लेकिन इससे पहले कि मैंने इंडिविजुअली डिस्कस करूं, मैं पहले इस बात की वजाहत कर दूं कि बज़ाहिर नॉन लिविंग मैंने क्यों कहा। अब नॉन लिविंग तो ये है, तो सब जानते हैं, ज़मीन से गैस निकलती है वो कौन सी लिविंग थिंग है, कोयला निकलता है वो कौन सा लिविंग थिंग है, या पेट्रोलियम पेट्रोल जिससे हासिल होता है वो कौन सा लिविंग थिंग है। लिक्विड सॉलिड गैस 3 स्टेट्स हैं मैटर की और ये सब नॉन लिविंग है। लेकिन हमने इन्हें बज़ाहिर इसलिए कहा कि जो हमारी अब मॉडर्न थ्योरी है उसने ये इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर ये डिपॉजिट ज़मीन में आए कहाँ से। इनमें से ज़्यादातर ज़मीन के अंदर है, पहाड़ों में और सहराओं डेजर्ट्स वगैरह के नीचे से मिले हैं, लेकिन इनका बड़ा हिस्सा 50% से भी ज़्यादा वो समंदर के अंदर से हमें मिला है। यानी जाहिर सी बात है दुनिया का 70% हिस्सा ओशन वाटर है, तो जहाँ पानी है समंदर का वो तो छोड़िए, लेकिन कहीं तो डेप्थ में जाकर मट्टी भी आएगी, तो उस मट्टी के नीचे तेल हमें मिला है। तो ज़्यादातर तेल जो है वो समंदर के अंदर से निकला है। तो यही खासतौर पर पेट्रोलियम। तो इसका मतलब ये आए कहाँ से? तो अब साइंस की मॉडर्न थ्योरी ने हमें ये सजेस्ट किया कि ये सारे नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम तीनों मिक्सचर है। पहली बात, प्योर कंपाउंड नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे कंपाउंड आपस में मिक्स हुए हैं और वो सारे कंपाउंड कार्बन के हैं। तो हमें लगा तो कार्बन के कंपाउंड्स का एक ऐसा जखीरा निकला है जिसको लिविंग से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन वो पता चला कि लेना देना इस तरह है कि आज से 100-200 या 1000-2000 नहीं बल्कि मिलियन ईयर्स पहले, लाखों साल पहले, कम से कम भी 10 लाख साल पहले ज़मीन में लाइफ थी। इंसान नहीं थे, लाइफ थी इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, फॉरेस्ट, जंगलात से भरी पड़ी थी दुनिया। और जो हमारे पास हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं जानवर थे, और वो भी ज़रा अनयूजुअल बड़े साइज के, लाइक डायनासोर्स टाइप, वो सारे के सारे ज़मीन पर थे। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी लाइफ ख़त्म हुई या कोई और हादसा हुआ, कुछ भी हुआ, वो सब मर मरा गए। उनकी डेड बॉडीज कहाँ गई? मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो देयर मस्ट बी समवेयर। तो हमने उसका हिसाब ये लगाया कि जो मटेरियल पौधों में या जानवरों में या इंसानों में होता है वो ऑर्गेनिक है, और जब वो उनमें से ज़िंदगी निकल जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता गलता सड़ता है, जिसमें कहते हैं डेके होता है। और
एटमॉस्फेयर में मौजूद मुख्तलिफ बैक्टीरियाज के साथ और मुख्तलिफ केमिकल रिएजेंट्स के साथ मिलकर अपने आप को दूसरे कंपाउंड्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम, इनका कलेक्टिव नाम है फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल कहते ही ओल्ड लिविंग बींग्स के रेजिड्यूज को है। तो हमारा मानना ये है कि ये तीनों के तीनों आज से लाखों साल पहले किसी लिविंग थिंग की शक्ल में दुनिया में थे, पौधों या जानवरों की सूरत में, और फिर वक्त गुजरने के साथ जब ये ख़त्म हुए तो इनकी डेड बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इतने लंबे अरसे तक बहुत स्लोली अपने आप को चेंज करती रही और अब इस शक्ल में। यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर नेचुरल गैस में मीथेन है तो लाखों साल के प्रोसेस से हुआ ये है कि लिविंग थिंग में कार्बन का कंपाउंड था ग्लूकोज। जब वो लिविंग थिंग खत्म हुई तो उसने मुख्तलिफ चीज़ों से रिएक्शन किया होगा और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से गुजर कर अपने आप को ग्लूकोज से किसी और कंपाउंड में ट्रांसफर किया। मगर आप ये जानते हैं केमिस्ट्री में एक चीज़ अपनी कंपोजिशन चेंज कर सकती है। रिएक्टेंट में ग्लूकोज तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट में कार्बन का कंपाउंड हो और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन बन जाए। तो एलिमेंट अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। तो वो सारे कार्बन के कंपाउंड जो लाखों साल पहले के लिविंग थिंग्स में किसी और कंपाउंड की सूरत में थे, अब वो अपने आप को कार्बन के दूसरे कंपाउंड्स में ले आए और वो नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम की सूरत में। इस तरह इवन ये बज़ाहिर नॉन लिविंग नजर आने वाले सोर्सेज का भी इनडायरेक्टली ताल्लुक लिविंग थिंग से बन गया है। दैट्स व्हाई दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब ये एक इंट्रोडक्शन के बाद हमें जल्दी जल्दी से जो बातें समझनी थी वो ये थी कि नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम तीनों मिक्सचर हैं और इन तीनों की सिंपल प्रोसेसिंग जिससे हम इनके अंदर मौजूद वैल्यूएबल कंपाउंड्स को अलग करते हैं वो कौन से होते हैं और हम उनसे क्या फ़ायदे हासिल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का हिसाब किताब ये है कि ये वाहिद फॉसिल फ्यूल है जिसे किसी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा कीमती माना जाता है। कि अगर फ़र्ज़ क्या कर लें, हमारे साथ तो ऐसा हुआ है 1952 में पाकिस्तान ताज़ा ताज़ा भी बना हुआ था, तो हमें अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा मिला था कि सुई के मकाम पर बहुत बड़ा डिपॉजिट गैस का डिस्कवर हुआ था और उसका नाम इसी निस्बत से सुई गैस रख दिया गया, वरना वो थी नेचुरल गैस, ऐसी बात है। और चूंकि हमें कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए थी इसलिए हमें ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। सिर्फ क्या काम था कि वो गैस वहाँ से निकाली जाए और एक नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन का कायम किया जाए कि पाइप्स बिछाए जाएँ ऑल ओवर दी कंट्री जिससे वो गैस सप्लाई हो सके। सिर्फ सप्लाई का काम आपके ज़िम्मे था और कुछ नहीं था। ये और बात है कि हम आज तक वो सप्लाई का काम पूरा नहीं कर सके और आज भी ऐसा है कि दूर दराज नहीं बल्कि सुई के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ भी सुई गैस पाइप के ज़रिए नहीं पहुँचाई जा सकती। तो बहरहाल वो हमारी राय है ये, लेकिन इसमें कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं थी। बरखिलाफ इसके कोल और पेट्रोलियम में तो ख़ास तौर पर पेट्रोलियम ज़मीन से निकल आए कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि हमें पता है उसके बाद के मराइल बड़े टिपिकल हैं। यानी पाकिस्तान में काफ़ी अर्से पहले 30 साल पहले ही इतने तेल के कुएँ निकल आए थे कि अगर हम चाहें तो अपना पेट्रोल एक्सपोर्ट करें, लेकिन हम काम हार खा जाते हैं। हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज नहीं है जिसमें हम पेट्रोलियम को साफ करके इस काबिल बनाते हैं कि वो फ्यूल के तौर पर यूज हो। तो उसका मतलब वहाँ प्रोसेसिंग चाहिए, आपने पढ़ी भी हुई है, हम दोबारा भी बता देंगे। लेकिन नेचुरल गैस में कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए। तो नेचुरल गैस मेनली मीथेन पर मिलकर बनता है और हम ये कहते हैं कि अप टू इट डिपेंड्स अपॉन दी सोर्स किस इलाके का से हासिल हुई है। तो 80 से 94% इसमें मीथेन होती है। डिपेंड करता है कि किस इलाके की नेचुरल गैस है। तो दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों से जो नेचुरल गैस निकली है कम अज़ कम उसमें 80% मीथेन है और ज़्यादा 94%। और मीथेन के अलावा इसमें शामिल हैं ईथेन, प्रोपेन। और आई होप हम में से कोई ये नहीं कहेगा सर ये क्या होता है। हम सबको पता है ये चारों के चारों हाइड्रोकार्बन से और उनका ताल्लुक अल्कीन के हाइड्रोकार्बन से। मीथेन में एक कार्बन है, ईथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन। ये हरगिज कोई नहीं कहेगा कि हमें ये नहीं पता ये क्या होता है। और अगर नहीं पता है तो फिर मेरे ख्याल से आप फ़ौरन हमारे यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर कुछ वीडियोस रखी हुई हैं फॉर दी अर्ली साइंस ऑफ क्लास 3, 4, 5, 6, 7, वो देखिए और दिल बहलाइए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। तो ये चारों की चारों रूम टेम्परेचर पे गैस हैं एंड दे आर दी कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं और इनकी परसेंटेज ऐसी बात है वेरी करती है। जब मीथेन अगर 80% होगा तो रिमेनिंग 20% इनके दरमियान
एडजस्ट होगा, और अगर ये 94% है तो रिमेनिंग 6% इनके दरमियान एडजस्ट होगा। तो इनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है, वेरी करती रहती है। अलबत्ता एक छोटी सी बात आप सबके लिए है कि इसमें से जो ब्यूटेन है उसको हम कैंपिंग गैस या बॉटल्ड गैस कहते हैं। अमूमन ये जो पोर्टेबल सिलेंडर्स होते हैं, स्टोव और पोर्टेबल सिलेंडर जो पिकनिक या कैंपिंग के लिए कहीं जाना हो तो हम अपने साथ लेके जाते हैं, उसमें जो गैस भरी होती है वो ब्यूटेन है। अब तो खैर हम कुछ भी भर सकते हैं हमारी वजह से, पाकिस्तान में सब चल रहा होता है। हमने तो रक्षों के अंदर जो सीएनजी लगाई है उसके अंदर मैंने उसका कनेक्शन जो है वो पेप्सी की 1.5 लीटर वाली बॉटल के साथ भी छोड़े हुए देखा है। तो इसलिए हम अपनी बात नहीं कर रहे, लेकिन इंटरनेशनली ब्यूटेन इज इन दैट पोर्टेबल सिलेंडर्स ऑफ गैस, इसलिए इसको कैंपिंग गैस या बॉटल गैस कहते हैं। छोटी छोटी बातें हमारे काम है। फिर इसके बाद है कोल, और ये बात बताने में मेरे ख्याल में आप भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है कोल। दूसरा है दिस इज ऑल्सो अ मिक्सचर। अच्छा, इसमें खास बात ये कि जो हमने तीन आपके सामने लिखे हैं ना, इसमें भी एक रिदम की बात है, और रिदम की बात ये है कि ये तीनों हमने फिजिकल स्टेट की बेस पर क्लासिफाई किए हैं। तो तीनों मिक्सचर और इनके अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो सिमिलर भी हैं, यानी यही मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है ये कोल में भी मौजूद होगा। तो इसका मतलब है कि इन्हें उनकी फिजिकल स्टेट की बिना पर कि ये गैस थी वो अलग हो गई, अब जो सॉलिड है वो अलग हो गया, और जो आखिर में बचेगा लिक्विड पेट्रोलियम वो अलग हो गया। तो ये तीनों के तीनों अपनी स्टेट की वजह से अलग हुए। तो अब ये कोल जो है मिक्सचर ऑफ सॉलिड है, ये है मिक्सचर ऑफ सॉलिड। और इसी असना में एक आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया है, ओ तो पहले उससे बात कर लेते हैं। ऐसी काम खाई में वो कहेगा ये मेरा हाथ सर नहीं देखते, बाकियों के हाथ देख लेते हैं। तो साइमन प्लीज बेटा सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैंने अस्सलाम। मैंने पूछना था कि ब्यूटेन को अलहदा करते हैं फिर वो नेचुरल गैस में अंदर से कैंपिंग हाँ, गैस बनाने के लिए? ये चले खैर, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि अगर फर्ज कर लें हम नेचुरल गैस से ही इसे हासिल करेंगे तो फिर हम इस ब्यूटेन को अलग करेंगे, ठीक है। और उस अलग करने के सिलसिले में हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी तरीका हो सकता है, और दूसरे तरीके भी। और ये भी हो सकता है कि जब कमर्शियली ब्यूटेन के सिलेंडर्स बनाए जाते हैं तो हम इस ब्यूटेन को और सोर्सेज से भी हासिल करते हैं, ये जो अभी हम बता रहे हैं इनसे भी हासिल होता है। तो ये बिल्कुल इससे अलग करके हम इसका अलग से सिलेंडर बनाएंगे अगर हम बनाएंगे तो, ठीक है। प्रोपेन के ठीक भी सर। इसी तरह मीथेन के भी आते हैं। तो ये तब होता है जब हमें इनकी सेपरेशन रिक्वायर हो, ये बात हम इंशाल्लाह अभी आगे भी करते हैं। तो अब ये जहन में रहे कि कोल अब आ गया, ये जो बात अभी की बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि इसमें एक बात जहन में रखिएगा, बड़े मतलबी लोग हैं हम अपने मतलब के लिए सारे काम करते हैं। नेचुरल गैस पे हमने मजीद प्रोसेसिंग इसलिए नहीं की कि हमें नजर आया कि इन चारों का मिक्सचर जो है अगर उसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वाह वाह और बल्ले बल्ले, कोई इशू नहीं है। तो हमने कहा क्या जरूरत है पैसे खर्च करके इन्हें अलग करने की। अलबत्ता जब हमें ये बात पता चले कि अगर आप इन्हें अलग करेंगे तो उससे कोई ऐसा इंसेंटिव मिलेगा जो आपके लिए ज्यादा फायदा हो सकता है, तो फिर हम जरूर करेंगे। तो वो इंसेंटिव क्या है? बेसिकली ब्यूटेन के एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन होते हैं। तो अगर ये हमारे सिलेबस में इस तरह नहीं बात की गई है, लेकिन अगर अब जिक्र छिड़ गया तो हमें आ जाए, कोई हर्ज नहीं है। ये चारों हवा में जलते हैं और इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और साथ में हीट निकलती है। तो अगर हम जायजा लें कि हाउ मच हीट इज इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन इज कंबस्टेड, और व्हेन 1 मोल ऑफ ईथेन इज कंबस्टेड, और व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोपेन इज कंबस्टेड, एंड 1 मोल ऑफ ब्यूटेन इज कंबस्टेड, तो ब्यूटेन की कंबस्टन से ज्यादा हीट निकलती है। इस लिहाज से अगर हमारे पास प्योर ब्यूटेन हो तो वो इनसे ज्यादा अच्छा फ्यूल इस सेंस में हो सकता है कि उसके कम मास को जलाने से ज्यादा हीट बन रही है। तो ये वो सोच है जो कम हम इस्तेमाल करते हैं कि जब पोर्टेबल सिलेंडर हो और उसमें गैस भर के ले जानी हो तो आप यही चाहेंगे ना कि आपका वजन कम से कम हो, आपको कम चीजें उठानी पड़े और उसको जलाकर ज्यादा एनर्जी मिले। क्योंकि आप तो पिकनिक पर या कहीं कैंपिंग पर या कहीं किसी मुहिम पे जा रहे हैं, तो आपको तो फिर इस बात का ख्याल रखना है। तो उस मौके पर अगर हम नेचुरल गैस का मिक्सचर लेकर जाते हैं तो हमें निस्बतन कम हीट मिलेगी, यानी हमारा फ्यूल जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर प्योर ब्यूटेन लेके जाते हैं तो देर से खत्म होगा। ऐसी सूरत में ब्यूटेन महंगी होगी, क्योंकि हमें इस नेचुरल गैस पर कुछ खर्चा करके इससे ब्यूटेन को अलग करना होगा। तो जहाँ ये खर्चा हमारा हम नहीं उठा सकते वहाँ डायरेक्ट नेचुरल गैस यूज करते हैं। ऐसे घरों में कौन सा हमें इतनी टेंशन पड़ी हुई है कि हम ब्यूटेन ही यूज करवाएं।
तो पोर्टेबल थोड़ी है, वो तो गैस आती जा रही है, हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अलबत्ता जहाँ ये मजबूरी हो कि हम ये एडवांटेज हासिल करना चाहते हैं, वहाँ ज़्यादा पैसे देंगे और प्योर ब्यूटेन का सिलेंडर हासिल करेंगे। इसी तरह कोल, ज़मीन से कोयला निकलता है, या आप कोयला उसको समझते हैं जिससे आप बारबेक्यू करते हैं। तो पहली बात मैं समझा दूँ, जो बारबेक्यू में आप इस्तेमाल करते हैं वो जली हुई लकड़ियाँ होती हैं, जिन्हें हम अपनी केमिस्ट्री में चारकोल कहते हैं। वो घटिया टाइप का फ्यूल है इसके मुकाबले में जो आप पढ़ रहे हैं। असली कोल तो मेरा नहीं ख्याल हम में से किसी ने भी कभी देखा हो, ठीक है। ये असली कोल जमीन से निकलता है, जो हम कहते हैं ना कोयले की कानें हैं, और ये पत्थर की शक्ल में होता है। इसके दो बुनियादी सोर्सेज हैं, पौधे और जानवर। जानवरों की हड्डियां एक तवील अरसा गुजरने के बाद जमीन के अंदर डंप हो, और वो तवील अरसे का मतलब है लाखों साल, तो वो इस शक्ल में आ जाती है। इसी तरह दरख्तों की लकड़ियां जो है वो एक लंबा अरसा जमीन में अगर डंप रहे तो वो इस शक्ल में आ जाती है। तो कोल की बेशुमार टाइप्स हैं, और अगर मैं जल्दी जल्दी आपके सामने ये बता दूं, ये भी हमें आनी चाहिए। तो अगर जो नॉर्मल दरख्त है, आज आपने दरख्त काटा और उसको कहा जाए भाई इसकी लकड़ी देखते हैं कैसा कोयला बनती है, तो उसमें 50% कार्बन होता है और 50% दीगर एलिमेंट्स हैं जिन्होंने कार्बन के साथ कंपाउंड बनाया हुआ है। अगर हमने उसे जमीन पर डंप कर दिया, फर्ज कर लें कोई 10-20 हज़ार साल तक, तो उसकी पहली शक्ल कहलाती है पीच, और पीच में तकरीबन 60% कार्बन होता है। यानी इसका मतलब हुआ कि इस अरसे में जो 10-20 हज़ार साल का अरसा गुजरा, इस अरसे में तकरीबन 10% वो एलिमेंट जो कार्बन के अलावा थे, उन्होंने अपने एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके अलहदी इख्तियार की, उनकी परसेंटेज कम हो गई, कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा हो गई। उसके बाद मजीद कुछ अरसा गुजरा, द अरसा इज़ नॉट डिफाइंड, वेल डिफाइंड, यानी ये मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, ये डिफाइंड नहीं है, हमें भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कितने साल हैं। ये तकरीबन 20-30 साल का 20-30 हज़ार साल का अरसा और गुजार दें तो ये बनता है लिग्नाइट, और इसमें तकरीबन 70% कार्बन होता है। और फिर उसके बाद जो शक्ल आती है वो कहलाती है बाइटुमिनस। हमारी किताब में सिर्फ इसका तस्करा है, मैंने एक्स्ट्रा 2 कह दिए, अगर याद हो जाए कोई हर्ज नहीं। हमारी बुक में इसका तस्करा, इसमें तकरीबन 80% या 80% से थोड़ी ज़्यादा कार्बन होता है, और तकरीबन कहिए रफली कोई 80,000 साल या लाख साल तो कम से कम गुजार नहीं है इसमें, तब ये बनता है। ये सॉफ्ट होता है थोड़ा, मैंने कहा कभी आपने नहीं देखा होगा, और इसका कलर एक्चुअल में डार्क ब्राउन है, लेकिन जब देखते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे ब्लैक है। और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। बाइटुमिनस लिखिए, गूगल कीजिए, आपको उसकी तस्वीरें भी नजर आ जाएंगी। तो ये बाइटुमिनस का लफ्जी मतलब भी है, ये सॉफ्ट कोल कहलाता है। अच्छा, इससे भी ज्यादा अरसा गुजर जाए, सबसे आला क्वालिटी जिसमें 90+% कार्बन हो जाता है, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन, क्या बात है उस फ्यूल की, वो कहलाता है एंथ्रासाइट। पाकिस्तान में चूंकि इस क्वालिटी का कोयला नहीं निकला, इसलिए हमने बाइटुमिनस से बात की है, इसकी बात नहीं की। लेकिन अपनी नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं, ये 90% से भी ज़्यादा इसमें कार्बन पर की परसेंटेज मौजूद होती है। ठीक हो गई बात। तो अब ये इसको अलग करते हैं हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए, इसके कंपोनेंट्स को, उसकी क्या डिटेल है। फिर पेट्रोलियम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जरिए हम उसके कंपाउंड अलग करते हैं, उसकी क्या डिटेल मैं चाहूँगा कि आज चूँकि पहला लेक्चर था, मैंने इतनी स्पेस नहीं दिखाई। ये सब चीज़ें आप अपने नेक्स्ट वीक के लेक्चर से पहले पढ़ के आएंगे। आपको ये पढ़ लेना चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स कैसे अलग करते हैं, क्रैकिंग क्या होती है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आप एक नज़र देखेंगे तो हमें अपनी स्पेस को और अच्छा करने में मदद मिलेगी, और हम तेज चलेंगे। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम कुछ सैम्पल क्वेश्चनिंग भी शुरू करें, कुछ पढ़ लेंगे तो फिर सवाल पूछने में ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके लिए भी अलग से आपको असाइनमेंट इंशाल्लाह इस वीक को छोड़कर नेक्स्ट वीक से देना शुरू करेंगे, ताकि आप उसमें की भी प्रैक्टिस ऐसी करें से नॉर्मल दे। तो इसका मतलब है ये जो ई कैट एम के AKU और नस्ट वाले होंगे, ये हर वीक केमिस्ट्री के 2 असाइनमेंट कर रहे होंगे, एक नॉर्मल क्लास वाला भी और एक इनकी इस क्लास वाला भी। इसी तरह हमारी इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी। ये मीटिंग का टाइम चूंकि खत्म हो गया और मुझे फ़ोन आने शुरू हो गया, क्या कर रहे हैं, अगली क्लास का टाइम हो गया, इसलिए मैं आपकी क्लास में यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।